जी, इस रिलेशन में 8.67 जो था फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें इसका जवाब यूआईजे अगर ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि जैसे हम पीछे स्टेबिलिटी के लिहाज़ से किया था इन केस ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स, तो उस वक़्त मसलन कि मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बनती थी कि अगर उसके लिए वो एनर्जी बॉन्डिंग एनर्जी थी मसलन वो मिनिमम यानी कि वो नेगेटिव की वैल्यू में आ रही है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ वो बता रहा है हमें कि अगर जेई पॉज़िटिव होगा जेई पॉज़िटिव कब होना है कि the parallel arrangement of the spin exhibits lower energy कि मसलन दोनों अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब थीटा इज़ इक्वल टू जो है वो 0 होगा तो यूआईजे हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी और द पैरेलल अरेंजमेंट लोअर द एनर्जी एंड हिंस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द एंटी पैरेलल अरेंजमेंट जब चूंकि एंटी पैरेलल होगा अगर थीटा आप 180 लेते हैं तो वो माइनस माइनस प्लस आ जाना है तो यूआईजे अगर वो पॉजिटिव आ जाएगी तो फिर वो अनस्टेबल ये सिचुएशन आती है। सो इन अ सिमिलर वे इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द जेई जो है वो डज नॉट फेवर द मैग्नेटिज्म जैसे यहाँ पर इस ग्राफ से भी हम देखते हैं कि 0 से ऊपर जो है जेई की पॉजिटिव वैल्यू है और ये सारे ऊपर वाले जो है ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, गुडेलिनियम जो हैं ये सारे फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर ये शो करते हैं स्ट्रॉन्ग मेमोरी जबकि ये क्रोमियम और ये मैंगनीज जो हैं इनके लिए जेई की नेगेटिव वैल्यू है और ये नहीं शो करते। हाँ, लेकिन इसी अगर रेशो ये जो थी मैंगनीज के लिए, क्रोमियम के लिए 3 से लेस है, तो हम अगर इसको औलाए की शक्ल में ले लेते हैं के साथ इसके मैंगनीज़ के साथ आप आर्सेनिक मिला लेते हैं या इसी तरीके से उसके साथ अगर कि अगर इसके साथ हाँ, मैंगनीज़ के साथ अगर आर्सेनिक मिला लिया जाए या इसी तरीके से मैंगनीज़ के साथ अगर कॉपर मिला लिया जाए या फिर इसी तरीके से मैंगनीज़ के साथ अगर ये एंटीमनी जो है, ये लिख लें चाहे कि अगर एलॉय की शक्ल में टू मेक द एआर रेशियो ग्रेटर दैन द 3 तो मैंगनीज़ आर्सेनिक एलॉय हो सकती है, कॉपर मैंगनीज़ हो सकती है, मैंगनीज़ एंटीमनी हो सकती है, तो इससे आरआई रेशियो जो है वो नियरली 3 हो जाती है और फिर इस तरीके से ये एलॉय जो हैं फॉर एग्जांपल दे शो द फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर बिकॉज़ ऑफ द फेवरेबल ये ए ओवर आर रेशियो आर आरआई जे ओवर आर 3D। G. The exchange integral from the iron group of the atom is found to be positive in spite of the fact that the atomic distance for the group is not large. This follows from the observation of the Bethe and the Slater, which indicate that Je is positive if the ratio Rij over R3D जो है that is greater than 3 इनके ये जो कंफर्म है कि जेई कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा तो जेई पॉजिटिव है व्हेन द रेशियो ऑफ ये Rij और R3D जो है that is greater than 3 or Rij being distance between the atoms I and the J and R3D जो है this is the radius of the unfilled 3D shell। ये पेज 248 पर the variation of the JE as a function of Rij over R3D is shown in the figure ये अभी जो डिस्कस किया हमने तो it's apparent that the ratio Rij over R3D favor जो है ferromagnetism for Fe, Co, Ni and Gd whereas for the manganese and chromium it does not favor ferromagnetism. Thus elements like manganese and chromium do not exhibit फेरोमैग्नेटिज्म तो लेकिन जैसे बताया चूँकि इनकी ये रेशियो ए ओवर आर कम है, तो इसको हम अगर इंक्रीज़ कर लें, मैंगनीज़ को कॉपर के साथ, इसको आर्सेनिक के साथ तो ये रेशियो जो है वो फ़ेवरेबल बने तो फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ये शो करेगा। फिर उसके बाद जो है जी इसने the expression for the exchange field
BE and the relationship between the JE and chi can be obtained by the following procedure suggested by the Stoner. Assuming JE to be constant for all the neighboring pairs and considering contribution from the nearest neighbors only, we may write the exchange energy ऑफ एन ith एटम एज, तो यही जो मसलन रेफरेंस हम ith को मान लेते हैं और नियरेस्ट नेबर्स जो हैं मसलन सिर्फ उन्हीं को अगर हम कंसीडर करें तो फिर उनके लिए ये जो एनर्जी होगी एक्सचेंज एनर्जी वो यू आई जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू जे ई इंटू समेशन जे एस आई डॉट एस जे. So where the summation is over the nearest neighbors of the ith atom, Stoner replaced the instantaneous values of the neighboring spins by their time averages. यानी कि ये एस आई और एस जे जो हैं इनको स्टोनर ने इनकी मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू से जो है वो रिप्लेस कर दिया. तो फॉर जी यानी कि नियरेस्ट नेबर्स ये 8.68 इक्वेशन दैट कैन बी रिटन एज यू आई जो है दैट इज इक्वल टू -2, ये जी जो है ये नियरेस्ट नेबर्स हैं और जे ई इंटू ये एस एक्स आई है और इसी की जो है वो साथ एस एक्स जे जो है मसलन उसकी ये मीन वैल्यू है. इसी तरीके से प्लस एस वाई जे है और वाई आई है और वाई जे जो है उसका ये मीन कंपोनेंट है प्लस इसी तरीके से एस जी आई और एस जी जे जो है कि आई का नियरेस्ट नेबर जो फिर वो जे ही बनता है. तो उसने मसलन एस आई और एस जे को उनकी जो है लिया इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को से ये रिप्लेस किया किससे टाइम एवरेज से. और फिर उसके बाद अगर हम लें फॉर द मैग्नेटाइजेशन एम अलोंग द अगर ये जी एक्सिस लेते हैं तो फिर आपको ये एक्स जे मीन और वाई जे मीन ये तो ज़ीरो के बराबर हो जाएँगे. सिर्फ़ जो है एस जी जे जो है वो मसलन काउंट करेगा एज़ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ अलोंग द जी डायरेक्शन, तो मैग्नेटाइज़ेशन भी उधर ही होगी. तो लिहाज़ा ये 8.69 में हम एक्स एक्स जे मीन और एस वाई जे ये दोनों ज़ीरो पुट करते हैं और एस जी जे की जगह पर ये एम ओवर जी म्यू बी एन करते हैं तो ये 8.71 ये आ जाती है इक्वेशन हमारे पास कि यू आई इज इक्वल टू -2 जी जे ई एस जी आई एम ओवर जी एन म्यू बी. तो फिर इसके बाद ये इसने इट मे बी रिटन एज के यू आई जो है माइनस जी ये बी तो बीई जो है इसको इसने 8.73 में इक्वेशन से कि 2z जे ई ओवर एन जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर इनटू एम इसको अगर ये एक्सचेंज इन फील्ड जो है इसके बराबर बी के बराबर रख दिया जाए तो हमारे पास ये और लैम्डा को 2z जे ई ओवर एन जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर रख लिया जाए तो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर एक्सचेंज का जो फार्मूला था कि बीई जो है वो लैम्डा एम के बराबर आ जाएगा. तो ये था जी ओरिजिन ऑफ द मॉलिक्यूलर फील्ड और जो इसमें ड्रॉबैक्स थे वाइज थ्योरी में तो उसने ये हेज़नबर्ग ने 1928 में रिप्लेस किया कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं है इंटरेक्शंस बिटवीन द डाइपोल्स बल्कि ये उनकी जो रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन की बुनियाद पर जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस होती है तो उसकी वजह से उनका चार्ज जो है वो डिस्टर्ब होता है और चार्ज डिस्टर्ब होने की वजह पर जो नेबरिंग स्पिन्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस जो हैं वो बनते हैं तो जिसकी बुनियाद पर फिर जो रिजल्ट्स हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू फिर वो मैच करती है. जी यहाँ तक अगर है कोई